बहुत पुराने समय की बात है। बेलापुर गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार मनीराम अपनी हवेली में रहता था। वो अभी जवान था, लेकिन गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसकी पत्नी सुमित्रा थी। एक रात मनीराम अपनी हवेली के बाहर ही गांव वालों के साथ गप्पे मार रहा था। मनीराम बेटा, तुमने अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद अपनी सारी जमीन और इस हवेली को बड़े ही प्यार से संभाला है। उनका नाम और भी ज्यादा रोशन किया है। काका, गांव वालों, आप लोग जो मुझे इज्जत दे रहे हैं, मेरे पिताजी की वजह से ही तो दे रहे हैं। मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी विरासत को आगे बढ़ाना तो मेरा धर्म है। धनीराम भैया, आपने आधी बात सही कही, लेकिन आधी बात झूठ कही। इसमें मैंने कौन सा झूठ बोल दिया राजू? आपने ये बिल्कुल सही बोला कि आपके पिताजी बहुत नेक इंसान थे। हम सब आपकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन ये सच नहीं है कि हम आपकी इज्जत सिर्फ उनकी वजह से करते हैं। आपने अपनी इज्जत खुद कमाई है। जैसे आपके पिताजी गांव वालों की हमेशा मदद करते थे, सबको प्यार से रखते थे, उससे कहीं ज्यादा आप भी गांव वालों की इज्जत करते हो। हाँ बेटा, राजू ने ये बात बिल्कुल सही कही। इस गांव का सरपंच तो हमें अपने आसपास भटकने भी नहीं देता, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। लेकिन तुम एक जमींदार होने के बावजूद भी देखो, हमारे साथ बराबरी में बैठकर ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम सब लोग एक परिवार हैं। तुम्हारी यही बात तुम्हें सबसे अनोखा बनाती है। काका, आप सब लोग मेरा परिवार ही हो। सुख दुख में हम सब गांव वाले ही तो एक दूसरे का साथ देंगे। बेटा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी आने वाली औलाद इस गांव के लिए तुमसे भी बड़े काम करेगी। काका ने इतना बोला ही था कि तभी आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी। अरे ये क्या हो गया? अभी तक तो आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक बिजली कैसे कड़कने लगी? बिजली कड़कने के साथ ही हवेली के अंदर से मनीराम की पत्नी सुमित्रा के चीखने की आवाजें आने लगी। अजी, सुनते हो? आप कहाँ हो? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी घर के अंदर आइए। अब यह दर्द मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। काका, ये तो सुमित्रा की आवाज है। सुमित्रा को क्या हो गया इतनी रात में? मैं तो उसे सुला कर आया था। बेटा जल्दी चलो, बहू का आखिरी महीना चल रहा है, जल्दी चलो। जैसे ही मनीराम गांव वालों के साथ अंदर आया तो देखा सुमित्रा पेट पकड़कर दर्द से चीख रही थी। बेटा, हम लोग बाहर ही बैठे हैं, तुम जल्दी से जाकर दाई माँ को बुलाकर लाओ, लगता है समय हो गया है। ठीक है काका, मैं अभी जाता हूं। सुमित्रा, बस मैं अभी आया। मनीराम तुरंत भागते हुए हवेली से बाहर निकल गया। काका और बाकी गांव के आदमी कमरे के बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मनीराम एक दाई माँ और नवजात बच्चे को अपने गोद में लेकर चला आया। अम्मा ममता सामने वाले कमरे में है, आप जाकर देख लीजिए। मैं यहीं कमरे के बाहर बैठा हूँ। ठीक है, तुम सब लोग यहीं रुकना। मैं थोड़ी देर बाद आप सबको खुशखबरी देने खुद बाहर आऊंगी। इतना बोलकर दाई माँ कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इधर काका और बाकी गांव वाले मनीराम की गोद में उस नवजात बच्चे को देखकर हैरान थे। अरे बेटा, तुम दाई माँ को बुलाने गए थे? ये बच्चा किसका उठा लाए हो? काका, ये पता नहीं किसकी बच्ची है। मुझे चौराहे पर मिली, बेचारी रो रही थी। कोई आसपास था नहीं, इसलिए मैं उठा लाया। अरे मनीराम बेटा, हमारे गांव में इस बेचारी मासूम सी बच्ची को कौन छोड़कर चला गया? अरे काका, अब धीरे धीरे जमाना बदल रहा है, कुछ भी हो सकता है आजकल। वैसे ये जिसकी भी बच्ची होगी वो खुद ही ले जाएगा, वरना मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगा। देखा काका, तभी मैंने कहा था कि मनीराम भैया ने अपनी इज्जत खुद कमाई है। एक बार फिर से आपकी इज्जत हमारी नजरों में बढ़ गई। अरे बस करो राजू, तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगते हो कभी कभी। खैर,
थोड़ी देर बाद दाई माँ खुशी खुशी बाहर आई और मनीराम से बोली, मुबारक हो बेटा, आज इस घर में एक साथ दो दो लक्ष्मी आ गईं। सुमित्रा बेटी ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया है। क्या बात है, आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए। बेटा, मुझे तो लगता है इस बिटिया को भी अब तुम्हें ही पालना पड़ेगा। बस इतना समझ लो कि आज तुम्हारे घर दो दो बेटियों ने जन्म लिया है। हाँ मनीराम भैया, अब तो आपको हम सब गांव वालों को भोजन करवाना चाहिए। अरे बिल्कुल राजू, ये भी कोई कहने की बात है। अच्छा, काफी रात हो चुकी है, आप लोग घर जाइए और राजू, तुम गांव के लड़कों के साथ मिलकर पूरे गांव के लिए खाना बनाने की तैयारी करो। कल सुबह मेरे पास आना, जितने पैसों की जरूरत पड़े ले जाना। अरे मनीराम भैया, उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, कल पूरा गांव जश्न मनाएगा। चलो काका, हम लोग चलते हैं, भैया को अपनी नई बिटिया से मिलने दो। बेटा मैं भी चलती हूँ, अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। बिटिया पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन मैं हर रोज आती रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। चलो मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं अपने घर चली जाऊंगी, बस थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। तो इस तरह दाई माँ के साथ साथ बाकी गांव वाले भी वहां से चले गए। मनीराम खुशी खुशी ममता के पास पहुंचा। उसकी एक बेटी सुमित्रा के साथ लेटी थी और दूसरी बेटी मनीराम की गोद में थी, जिसे देखकर सुमित्रा चौंक गई। अरे पतिदेव, यह आपकी गोद में कौन है? और हमें तो यह कोई छोटी सी बच्ची लग रही है। अरे सुमित्रा, गांव के चौराहे पर पता नहीं कौन इस बेचारी मासूम सी बच्ची को छोड़कर चला गया था। मैं इसे ले आया हूं। जिसकी बच्ची होगी वो खुद ही आएगा लेने, वरना हम दोनों मिलकर इसे भी पालेंगे। आपकी यही आदतें तो मेरा दिल जीत लेती हैं। आज से हमारी एक नहीं बल्कि दो दो बेटियां हैं। अगले ही दिन पूरे गांव में जश्न की तैयारी होने लगी। मनीराम ने पूरे गांव को खाना खिलाया। तभी काका खाना खाते हुए मनीराम से कहने लगे, क्या बात है मनीराम, बेटा आज तो मजा ही आ गया। राजू, तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनवाया है। अरे काका, मेरा तो यही काम ही है, और मनीराम भैया की खुशियों की बात है तो खाना तो स्वादिष्ट बनना ही था। सुमित्रा, कितना अच्छा लग रहा है। दो दो लक्ष्मी हमारे घर में आईं और पूरा गांव तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे इनके घर में खुशियां आई हों। हाँ जी, इस गांव की यही एकता तो मुझे अच्छी लगती है। तो इस तरह धीरे धीरे वह दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। जो उनकी असली बेटी थी, उसका नाम उन्होंने गीता रखा, और जो बेटी मनीराम उठाकर लाया था, उसका नाम उन लोगों ने सीता रख दिया। दोनों कब 10 साल की हो चुकी थी और स्कूल भी जाने लगी थी। एक रोज सुबह सुबह दोनों तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकली। गीता, जल्दी चलो वरना स्कूल जाने में देर हो जाएगी। हाँ, चल रही हूँ सीता दीदी, बस तैयार हो गई मैं। मम्मी पापा, हम दोनों स्कूल जा रहे हैं। हाँ मेरी बच्चियों, जाओ मन लगाकर पढ़ाई करना। पापा, हम दोनों बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं और मेरे नंबर तो हर बार गीता से ज्यादा ही आते हैं। हाँ पापा, सीता दीदी मुझसे ज्यादा होशियार हैं। अच्छा, अब जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी। तो इस तरह सीता और गीता वहां से चली गईं। स्कूल गांव में ही था, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उनके जाते ही मनीराम ने अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, जैसे जैसे हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं, मुझे एक डर हमेशा सताया करता है। जी बताइए, आपको कैसा डर लग रहा है? अगर धोखे से भी सीता को पता चल गया कि वो हमारी असली बेटी नहीं है, तो उसे कितना बुरा लगेगा। खैर, अभी तो दोनों प्यार से रहती हैं। हम उसे कभी बताएंगे ही नहीं, तो उसे पता कैसे चलेगा? अरे हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ गांव वालों को तो पता ही है। कहीं धोखे से उनके मुंह से निकल गया तो। काका और राजू समझदार है, आपने तो उनको मना कर ही दिया है बताने से। कोई इन दोनों की सच्चाई नहीं बताने वाला। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं।
हाँ, वो लोग बताएंगे तो नहीं, फिर भी ख्याल रखना पड़ेगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सीता को कभी डांटना मत। उसे ऐसा एहसास भी नहीं होना चाहिए कि हम उसके सगे माँ बाप नहीं हैं। आप बेवजह परेशान होते रहते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है, मैं जरा खेतों की तरफ जा रहा हूँ। इतना बोलकर मनीराम अपने खेतों की ओर बढ़ गया। जब वह खेतों के पास पहुंचा और अपनी हरी भरी लहलहाती फसलें देखी तो उसका मन खुशी से झूम उठा। जब से दो लक्ष्मी मेरे घर आई हैं, तब से हर साल खेती बहुत अच्छी होती है। तभी उसने देखा कोई जंगली जानवर उसके खेतों में घुस रहा था। फिर उसके भगाने पर वह जानवर वहां से भाग गया, लेकिन उसकी फसल थोड़ी सी बर्बाद कर दी। आजकल पता नहीं कहां-कहां से जंगली जानवर आ गए हैं, मेरी फसल बर्बाद कर जाते हैं। लगता है रात को यहाँ पहरा देना पड़ेगा। तभी वहां से राजू गुजरा। उसने खेत में खड़े मनीराम को देखा तो तुरंत उसके पास आ गया और बोला, क्या बात है भैया, आपकी फसल तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन थोड़ी सी फसल बर्बाद कर दी है जानवरों ने। मेरे खेतों का भी यही हाल है। अब तो मैं रात रात भर पहरा देता हूं अपने खेतों में। राजू, मैं भी यही सोच रहा हूं कि रात में यहीं पर रुकने लगूं, पर उसके लिए मुझे यहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जंगली जानवर आ गए हैं तो ऐसे खुले में सोना सुरक्षित नहीं रहेगा। मैंने भी खेतों के किनारे अपने लिए झोपड़ी बना ली है, आप भी बना लीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूं। हाँ, तो देर किस बात की राजू, तुम मेरी कुछ मदद करो, मैं भी अभी झोपड़ी बना लेता हूं। ठीक है मनीराम भैया, चलिए जंगल से चलकर कुछ लकड़ियां ले आते हैं। मेरे पास सारे औजार हैं, आपकी भी झोपड़ी बन जाएगी शाम तक। तो मनीराम ने शाम तक राजू के साथ मिलकर अपने खेत के बाहर लकड़ी की एक मजबूत झोपड़ी बना ली। अब वो रात रात भर वही पहरा देने लगा। वैसे झोपड़ी में सोने का भी एक अलग मजा है। बाहर से खुली हवा आती रहती है, खेतों पर भी नजर रखे रहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे अब ठंड का मौसम आ चुका था। हल्की हल्की बर्फबारी होती रहती थी। फिर भी मनीराम झोपड़ी में ही रहता था ताकि उसकी फसल बर्बाद ना हो। फिर उधर एक रात गीता ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें तो इस हवेली के अंदर भी इतनी ठंड लग रही है। पापा वहाँ खेतों में झोपड़ी में सो रहे हैं, ऐसे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। अरे खेतों की रखवाली करनी है तो खेतों के पास तो रुकना ही पड़ेगा, और हमारे पापा मजबूत हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। सीता, तुम्हारी बात सही है, लेकिन गीता की बात भी सही है। मैंने उन्हें कितनी बार मना किया है कि ज्यादा देर तक वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो मेरी बात मानते ही नहीं। माँ, मैंने अक्सर देखा है आपको गीता की बात ही ज्यादा सही लगती है, मेरी बात आप अक्सर काट देती हो। पहली बार सीता के मुंह से ऐसी बात सुनकर ममता को थोड़ा अजीब लगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो। हाँ सीता दीदी, माँ हम दोनों से बराबर प्यार करती हैं। वो तीनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी काका भागते हुए उनके पास आए और बोले, अरे बहू, मनीराम की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। राजू उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया है। तुम लोग जल्दी चलो और चलकर देख लो। काका की बात सुनकर सुमित्रा, सीता और गीता तीनों हैरान हो गई। काका, अचानक क्या हो गया उनको? अभी कुछ समय पहले तो बिल्कुल ठीक थे। चलो माँ, हम लोग भी अस्पताल चलते हैं पापा को देखने। हम उन्हें बार बार मना करते थे कि इतनी सर्दी में उस झोपड़ी में रात भर अकेले मत रुका करो, लेकिन उन्होंने हमारी बात कभी नहीं मानी। उन्हें अक्सर खांसी आती रहती थी, फिर भी वे हमारी बात टाल देते थे। काका सुमित्रा और उसकी दोनों बेटियों को लेकर अस्पताल पहुंच गए। इलाज करने के बाद डॉक्टर साहब जैसे ही बाहर आए वैसे ही, डॉक्टर साहब, अचानक मेरे पति को क्या हो गया? कुछ समय पहले तो बिल्कुल ठीक थे,
प्लीज बताइए ना, उन्हें कुछ गंभीर समस्या तो नहीं? बहन जी, अचानक कुछ नहीं हुआ। सर्दी उनकी हड्डियों में बस गई है। वायरल फीवर हो रहा है पिछले 1 महीने से। जब हद से ज्यादा बीमारी बढ़ गई और वो बेहोश हो गए, तब बेचारा राजू इन्हें लेकर आया। इलाज चल रहा है, अभी वो बेहोश है। आगे देखते हैं क्या होता है। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो, पापा को कुछ नहीं होगा। अगली सुबह डॉक्टर ने बताया, बहन जी, मुझे माफ कर देना, हम मनीराम जी को नहीं बचा पाए। यह सुनते ही सुमित्रा, सीता और गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू और काका भी वहीं मौजूद थे। तभी सुमित्रा रोते हुए बोली, ये नहीं हो सकता। कितनी बार मैंने उन्हें मना किया कि इतनी ठंड में खेतों में मत जाया करो, पर वो मेरी बात नहीं माने। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? अब मेरी दोनों बेटियां उन जवान हो गई हैं। मैं इन दोनों की शादी कहां से करूंगी? बेटी, संभालो अपने आप को। होनी को कोई नहीं टाल सकता। हमने भी मनीराम बेटे को कितनी बार मना किया, पर वो हमारी बात माने ही नहीं। उन्हें अपने खेतों से बहुत प्यार था। खैर, मनीराम का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस दिन के बाद उस हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। सुमित्रा ने खाना खाना तक बंद कर दिया। गीता किसी तरह खाना बनाकर लाई। माँ सीता दीदी, आप लोग खाना खा लीजिए। आखिर कब तक खाना नहीं खाएंगे आप? बिटिया, इतनी छोटी सी उम्र में तुमने खाना भी बना दिया। बेटी, अभी तुम खाना मत बनाया करो, तुम्हारे छोटे छोटे हाथ हैं, चूल्हे पर जल जाएंगे। हाँ माँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? खाना खा लीजिए, मुझे भी भूख लगी है। आपकी वजह से मैं भी नहीं खा पा रही हूँ। सीता की यह बात सुनकर एक बार फिर से सुमित्रा को झटका लगा। तभी सुमित्रा अपने मन में सोचने लगी, ये सीता को कुछ दिनों से हो क्या गया है? शायद किसी ने सच ही कहा है, अपना खून अपना ही होता है। लेकिन मेरे लिए तो दोनों बेटियां बराबर है। तो इस तरह सुमित्रा ने आखिरकार खाना खा ही लिया। अब किसी तरह वो तीनों अपनी जिंदगी बिताने लगी। धीरे धीरे अब दोनों बेटियां 18 साल की हो गईं। सुमित्रा की भी उम्र ढल चुकी थी। सीता, गीता, अब मेरी भी उम्र हो रही है। जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी कर देती हूँ। माँ, सीता दीदी मुझसे बड़ी है तो पहले उनकी शादी करनी पड़ेगी। हाँ, तू तो जैसे दूध पीती बच्ची है अभी। तू तो चाहती ही है कि शादी करके मैं इस हवेली से निकल जाऊं और तू अकेले ही यहाँ राज करे। बेटी, तू अपनी छोटी बहन से हमेशा ऐसे उखरी उखरी बातें क्यों करती है? मेरी बहन एक मीठी छुरी है, बोलती बड़े प्यार से है, लेकिन हमेशा मेरे खिलाफ ही बोलती है। दीदी, मैंने ऐसी कौन सी बात बोल दी? आपको भी शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मेरा भी अभी शादी करने का मन नहीं है। लेकिन बेटियों, शादी तो करनी ही पड़ेगी। इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे बिताओगी मेरे जाने के बाद? माँ, आप कहीं नहीं जाने वाली, और अगर हम दोनों शादी करके चले गए तो आप इतनी बड़ी हवेली में इस उम्र में अकेले कैसे रहोगी? आपको छोड़कर हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, ये वाली बात मुझे गीता की सही लगी। मैं भी इस हवेली से कहीं नहीं जाने वाली। फिर ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। एक दिन सुमित्रा अपनी दोनों बेटियों के लिए नए नए सलवार सूट लेकर आई। अरे वाह माँ, कितना सुंदर सूट है। सीता दीदी, आपका सूट तो मुझसे भी खूबसूरत है। क्या खाक खूबसूरत है। माँ, आप हमेशा गीता के लिए अच्छे कपड़े लाती हो, पर मेरे लिए कपड़े खराब ही लाती हो। देखिए ना, गीता का सूट कितना सुंदर है, मेरा बिल्कुल फीका। अरे नहीं बेटी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? उस दुकान में जो सबसे अच्छे 2 सूट थे, वही दोनों मैं तुम दोनों के लिए लाई हूँ। सीता दीदी, अगर आपको वो सूट नहीं पसंद है तो वो आप मुझे दे दीजिए, मेरा वाला सूट आप ले लीजिए। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। जो सूट मेरे लिए आया है मैं वही पहनूंगी। तो
तो इस तरह सीता हर समय खिन्न और चुप चुप रहने लगी थी। सुमित्रा को इसी बात की चिंता सताया करती थी। फिर एक रात जब सुमित्रा अकेली बैठी थी, सीता को किसी ने बताया भी नहीं कि वो हमारी सगी बेटी नहीं है। फिर पता नहीं क्यों वो सीता से जलती रहती है। आज के बाद मैं इन दोनों के लिए एक जैसे कपड़े लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले कल जरा काका और राजू से बात कर लेती हूँ, कहीं सीता को कुछ पता तो नहीं चल गया। अगली सुबह सुमित्रा खेतों में गई। वहां पर राजू और काका को भी बुला लिया। तभी काका सुमित्रा से बोले, अरे सुमित्रा बेटी, इस उम्र में तो मुझसे चला भी नहीं जाता, इतनी दूर खेतों में क्यों बुला लिया? माफ करना काका, दरअसल मैं बहुत उलझन में हूँ, इसलिए आपको यहाँ खेतों पर बुलाया है। कैसी उलझन में हो बेटी, बताओ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे इस बात का डर है कि कहीं सीता को पता तो नहीं चल गया कि वह मेरी असली बेटी नहीं है। अरे नहीं, हम लोगों में से किसी ने उसे नहीं बताया, और हमारे अलावा इस बारे में किसी को पता भी नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा? लेकिन बेटी, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सीता ने कुछ कहा? काका, सीता अजीब अजीब हरकतें करने लगी हैं। उसे लगता है कि मैं उसे कम और गीता को ज्यादा मानती हूँ। छोटी छोटी चीजों में कमियां निकालने लगी हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता क्या करूं, जबकि मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि सीता को गीता से भी ज्यादा खुशियां दूं, ताकि उसे जरा भी शक ना हो कभी। बेटी, तुम इस बात से बेफिक्र रहो कि उसे सच्चाई पता चल जाएगी। उसे इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया है, और अगर उसे सच पता चल गया होता तो अब तक वह हंगामा खड़ा कर चुकी होती। हाँ काका, सही कह रहे हो। ठीक है, बस मुझे यही जानना था। खैर, इतना बोलकर सुमित्रा घर वापस आ गई। तो यही सब सोचते सचते सुमित्रा एक रोज बहुत बीमार पड़ गई। फिर एक रात उसने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया। सीता, गीता, लगता है अब मेरा भी वक्त आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों आपस में प्यार से रहना। हमारी जमीन और इस हवेली को और ऊपर ले जाना। तुम्हारे दादाजी को और तुम्हारे पिताजी को लोग बहुत मानते थे, बहुत सम्मान करते थे। वो सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। सुमित्रा की बात सुनकर सीता और गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी सीता अपनी माँ से बोली, माँ, ऐसा मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा। पहले पापा हमें छोड़कर चले गए, अब आप भी जा रही हो। आप दोनों के बगैर हमारा क्या होगा? आपको अगर मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो माँ, लेकिन ऐसा मत बोलो। अरे नहीं मेरी बच्चियों, एक माँ को अपने बच्चों से भला क्या शिकायत हो सकती है। लेकिन एक ना एक दिन तो हर किसी को जाना ही है। तहखाने में एक पेटी रखी हुई है। लेकिन उस पेटी में क्या है माँ? वो तो मेरे जाने के बाद ही पता चलेगा। उससे पहले उस पेटी को हाथ भी मत लगाना। यह सुनकर गीता और सीता हैरान हो गई। खैर, अपनी माँ को दवाई खिलाकर गीता अपनी माँ के साथ ही सो गई। लेकिन सीता को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में उस पेटी के बारे में सोचने लगी। आखिर क्या हो सकता है उस पेटी में? मुझे तो लगता है उस पेटी में जायदाद के कागज होंगे। उनके जाने के बाद हम दोनों बहनों के बीच बंटवारा हो जाएगा। चलो, ये भी सही रहेगा। आधी हवेली, आधी जमीन मेरी हो जाएगी, तो मैं अकेले खूब राज करूंगी। लेकिन मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं गीता को ज्यादा हिस्सा ना मिल जाए। यही सब सोचते सचते सीता भी अपने कमरे में सो गई। लेकिन सुबह होते ही गीता जोर जोर से रोने लगी। माँ, अपनी आंखें खोलो, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, अपनी आंखें खोलो, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी आवाज सुनकर सीता भी गीता के पास आ गई। तब तक उनकी माँ यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। अरे गीता, क्या हो गया माँ को?
सीता दीदी देखो ना माँ, कुछ बोल नहीं रही और सांस भी नहीं ले रही है। गीता, संभालो अपने आप को। माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं जाकर राजू भैया और काका को बुलाकर लाती हूँ। सीता भागकर काका और राजू को बुलाकर लाईं। उनके साथ मिलकर उन दोनों बहनों ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। इधर अब उस हवेली में सिर्फ सीता और गीता ही बची थी। गीता, अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं। जाने वाले को तो हम रोक नहीं सकते। हाँ सीता दीदी, लेकिन अब हमारा कोई नहीं बचा। हम दोनों तो अनाथ हो गए। चलो ना गीता, तहखाने में चलकर देखते हैं उस पेटी में आखिर क्या है। दीदी आप जाओ, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। माँ के बगैर अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। गीता, ऐसा नहीं बोलते। माँ ने मरने से पहले उस पेटी के बारे में बताया था। हो सकता है उस पेटी के अंदर कोई उनकी दबी हुई आखिरी इच्छा हो। हाँ सीता दीदी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम अपनी माँ की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। दोनों बहनें तहखाने में गई और एक पेटी निकाल कर बाहर ले आई। तभी गीता ने सीता से कहा, दीदी माँ ने कहा था इस पेटी को गांव वालों के सामने खोलना। मैं काका और राजू भैया को बुला कर लाती हूँ। गीता भाग कर गई। थोड़ी देर में काका और राजू को लेकर हवेली में आ गई। क्या हुआ सीता? क्या है इस पेटी में और मुझे क्यों बुलाया है? अरे काका, माँ ने मरने से एक दिन पहले इस पेटी के बारे में बताया था और बोला था इस पेटी को आप लोगों के सामने ही खोलना। लाओ गीता, मैं खोल कर देखता हूँ क्या है इस पेटी के अंदर। राजू ने वह पेटी खोली। उस पेटी के अंदर कुछ कागजात थे। गीता, सीता, इस पेटी में आप लोगों की जायदाद का बंटवारा लिखा हुआ है। बंटवारे की बात सुनकर सीता खुश हो गई। सीता और गीता, इन कागजों के हिसाब से ये हवेली और सारे खेत सीता यानी तुम्हारे नाम हो चुके हैं और खेतों के पास जो मनीराम भैया ने झोपड़ी बनाई थी वो गीता तुम्हारे नाम पर कर दी गई है। यह सुनते ही राजू और काका बुरी तरह हैरान हो गए, लेकिन सीता मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सीता अपने मन में सोचने लगी, क्या बात है, मैं तो सोचती थी कि माँ गीता को ज्यादा प्यार करती हैं, पर माँ तो जाते जाते सारी जायदाद मेरे नाम कर गई और उसे सिर्फ झोपड़ी देकर गई। कमाल कर दिया माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने आपके बारे में गलत सोचा। लेकिन सुमित्रा ने ऐसा क्यों किया? गीता बेचारी झोपड़ी में रहेगी क्या? अरे कोई बात नहीं काका, मुझे अकेले ही तो रहना है। और वैसे भी वो झोपड़ी मेरे पापा की आखिरी निशानी थी। मुझे तो सबसे कीमती चीज देकर गई है माँ। बेटी तुम महान हो। चलो राजू बेटा, मुझे घर तक छोड़ दो। राजू और काका हवेली से बाहर आ गए। राजू, मुझे समझ में नहीं आता कि सुमित्रा ने अपनी सगी बेटी को सिर्फ झोपड़ी दी और जिसने उनकी कोख से जन्म नहीं लिया उसके नाम पर पूरी जायदाद कर दी। ऐसा आखिर उन्होंने क्यों किया होगा? काका, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन चिंता मत कीजिए, सीता समझदार है। वो अपनी बहन को झोपड़ी में तो नहीं रहने देगी। इतना बोलकर वो दोनों वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ हवेली के अंदर सीता ने गीता का सारा सामान पैक कर दिया और उसे तुरंत निकलने को कहा। गीता, अब ये हवेली मेरी हो चुकी है, तुम अपनी झोपड़ी में जा सकती हो। सीता की बात सुनकर गीता अपने मन में सोचने लगती है, मेरी बहन होने के बावजूद सीता मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? खैर कोई बात नहीं, बस मेरी बहन खुश रहे, मैं भी उसमें खुश हूँ। तो गीता अपना सारा सामान लेकर अपनी झोपड़ी में चली गई। दूसरी तरफ सीता अब पूरी हवेली में अकेली रह गई थी। आज वह बहुत खुश थी। क्या बात है, आज के बाद इस हवेली में मैं अकेली ही राज करूंगी। ये सारा घर और सारी जमीन अब मेरी हो गई है। अब मैं ही इस सारी धन दौलत की मालकिन हूँ। खैर धीरे धीरे रात हो गई।
उधर राजू एक मिट्टी का चूल्हा लेकर गीता की झोपड़ी में पहुंचा। गीता, तुम तो बिना खाए पिए ही बैठी हो। ये चूल्हा रखो, मैं बाकी का सामान लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं राजू भैया, इन सब की क्या जरूरत है। अरे तो क्या बिना खाए पिए ही जिंदगी गुजारोगी? मनीराम भैया के हम पर बहुत एहसान है, तुम्हें हम मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। राजू तुरंत वहां से गया और सारा राशन पानी लेकर उसकी झोपड़ी में रख दिया। आप लोग कितने अच्छे हैं। अगर आज आपने मेरी मदद ना की होती तो मैं भूखी ही सो जाती। हम लोग बस इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि तुम्हारे माता पिता अच्छे थे बेटी। उन्होंने ही हम सबको सुधारा है, वरना हम तो बिगड़े हुए थे। हमारे रहते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना बोलकर राजू वहां से चला गया। गीता ने खाना बनाया और खा पीकर सो गई। वहीं दूसरी तरफ सीता आराम से अकेली बैठी थी। बचपन से यहाँ गांव में रह रहकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा करती हूँ, ये हवेली और सारी ज़मीन बेचकर शहर चली जाती हूँ। आखिर बाहर की दुनिया भी तो देखूं कैसी होती है। अगले ही दिन सीता ने एक वकील को अपनी हवेली में बुलाया और उससे कहा, वकील साहब, मैं ये हवेली और अपने सारे खेत बेचना चाहती हूँ। जल्द से जल्द कोई ग्राहक ढूंढ लीजिए जो अच्छे पैसे दे रहा हो। अरे पास के ही गांव के एक जमींदार है, वो तो प्रॉपर्टी खरीदते ही रहते हैं। अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा तुम्हें। अरे तो देर किस बात की, जल्दी से मेरी प्रॉपर्टी बेच दो। मैं इस गांव से जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उनसे बात करके आता हूँ। इतना बोलकर वकील वहां से चला गया। लेकिन राजू हवेली के बाहर से सब कुछ सुन रहा था। वो तुरंत सीता के पास आया। सीता, ये तुम क्या करने जा रही हो? अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने जा रही हो और ऊपर से अपनी बहन को इतनी बुरी हालत में छोड़ रखा है तुमने। वो तुम्हारी कोई दुश्मन है क्या? देखो राजू, ये हमारा पारिवारिक मामला है। इसमें आप दखल ना दे तो ही अच्छा है। और ये हवेली मेरे नाम पर है। मैं इसे बेचूं या कुछ भी करूं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। राजू उसे काफी देर तक समझाता रहा, पर वह नहीं समझी। फिर यही बात जाकर राजू ने गीता को बता दी। राजू चाचा, वो मेरी बहन है। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। उसे जो करना है करने दीजिए। वैसे आजकल काका आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ गीता, वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। चलता हूँ गीता। उनके आगे पीछे कोई है नहीं, मैं ही उनका सहारा हूँ। फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मुझे यहाँ अकेले बैठे बैठे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो गीता भी राजू के साथ काका को देखने चली गई। काका बीमारी की हालत में लेटे हुए थे। उनके पास भी वैसी ही एक पेटी रखी थी जैसी लक्ष्मी की माँ छोड़कर गई थी। काका, आपकी तबीयत ठीक है? बच्चों, अब लगता है मेरा भी वक्त आ गया है। गीता बिटिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे और तुम्हारी बहन सीता के बीच जो बंटवारा किया था, उससे मैं बहुत हैरान हूं। खैर, मेरे मरने के बाद ये पेटी सीता को दे देना। मैं चाहता हूं कि वही इस पेटी को खोले। यही मेरी आखिरी इच्छा है। काका, चिंता मत करो, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तो अब गीता काका के पास रहकर उनकी सेवा करने लगी। अगले दिन वही वकील किसी जमींदार को लेकर सीता के पास उसकी हवेली पहुंच गया। जमींदार के पास एक बड़ा सा बैग था। सीता बेटी, यह जमींदार साहब हैं। इन्हें तुरंत प्रॉपर्टी खरीदनी है। तुम्हारी हवेली इन्हें बहुत पसंद आ गई है। मैंने सारे कागज तैयार कर दिए हैं। हाँ बेटी, ये देखो, मैं पैसे भी लेकर आया हूँ। इस हवेली और तुम्हारे खेतों से ज्यादा ही कीमत है इसमें। चलो, यह अच्छा हुआ जमींदार साहब। मुझे भी बहुत जल्दी थी। मैं आज ही शहर निकल जाऊंगी सारे पैसे लेकर। तो सीता ने उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और सारे पैसे ले लिए। जमींदार ने भी पूरी रकम दे दी। अब हवेली जमींदार की हो गई थी। बेटी, इस बैग में 25 लाख रुपये है। अब तुम्हारी ये हवेली और तुम्हारे खेत सब मेरे हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। वकील साहब, आपका भी शुक्रिया।
ठीक है बेटी, अभी मैं चलता हूं। हो सके तो शाम तक यह हवेली खाली कर देना। अरे शाम तक क्या जमींदार साहब, मैं तो सारे पैसे लेकर दोपहर को ही यह गांव छोड़कर चली जाऊंगी। तो जमींदार और वकील वहां से चले गए। अपने गांव पहुंचते ही उसने अपने एक आदमी नरेंद्र को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो नरेंद्र, यह है उस लड़की की फोटो। जैसे ही वह गांव पार करे वैसे ही पैसों भरा बैग उससे छीन लेना। अरे हो जाएगा जमींदार साहब, ऐसा मैं पहली बार थोड़े ही कर रहा हूँ। मुझे कम से कम 5 साल काम करते हुए हो गए हैं, आज तक मैं कहीं नहीं पकड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ सीता तैयार होकर पैसों से भरा बैग लेकर अपनी हवेली से निकल गई। ये गीता अपने आप को बहुत बड़ी समझती थी। अब मैं शहर जाकर ऐश करूंगी और खुशी से अपनी जिंदगी बिताऊंगी। वो जिंदगी भर यहीं गांव में सड़ती रहेगी। जैसे ही सीता गांव से बाहर निकलकर चौराहे पर पहुंची, वैसे ही किसी सुनसान रास्ते पर जमींदार के उस आदमी नरेंद्र ने सीता से वो पैसे का बैग छीना और वहां से भाग गया। सीता भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। अरे कोई पकड़ो, चोर चोर! अरे कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे पैसे? अरे कोई है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। नरेंद्र वो पैसा लेकर वहां से भाग गया। सीता परेशान होकर वहीं जमीन पर बैठ गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी जमीन मेरे हाथ से गई और पैसा भी गया। अब मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे शाम हो गई। सीता वहीं बैठी रही। हे भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया? गांव जाती हूँ, गांव वालों को सारी बात बताती हूँ और थाने में रिपोर्ट कर देती हूँ। इतना बोलकर सीता वहां से चल दी। जैसे ही वह गांव पहुंची, वैसे ही रास्ते में उसे राजू मिल गया। अरे सीता, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। हवेली में भी ताला लगा हुआ है। सब कुछ बर्बाद हो गया। वो हवेली मैंने बेच दी थी। उसका पैसा लेकर मैं शहर जा रही थी, तभी रास्ते में किसी ने मेरे पैसे लूट लिए। मेरे साथ चलो ना पुलिस को रिपोर्ट लिखाने। तो आखिर तुमने मनीराम भैया की निशानी मिटा ही दी। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा पैसा गया। फिलहाल जल्दी चलो, काका इस दुनिया में नहीं रहे। वो तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर गए हैं। मेरे लिए? भला काका मेरे लिए कुछ छोड़कर क्यों जाएंगे? अरे मुझे क्या पता, जल्दी चलो, गीता भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। काका का अंतिम संस्कार तो हम पहले ही कर चुके हैं। राजू सीता को लेकर गीता के पास गया। उसके पास वही पेटी थी जो काका छोड़कर गए थे। सीता दीदी, ये पेटी काका तुम्हारे लिए छोड़कर गए हैं। उन्होंने बोला था तुम ही इसे खोलोगी। गीता, उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने सारी ज़मीन किसी को बेच दी थी। पैसे लेकर मैं शहर जा रही थी, लेकिन रास्ते में मेरा सारा पैसा लूट लिया गया। क्या तुमने पिताजी की निशानी मिटा दी और मुझे एक बार बताया भी नहीं? राजू ने मुझे बताया था, लेकिन बेचने से पहले एक बार मुझे बताना तो चाहिए था। गीता, वो जमीन तुम्हारी नहीं थी, सीता की थी। उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सीता, फिलहाल तुम जल्दी से यह पेटी खोलो। देखो इसमें क्या छोड़कर गए हैं काका तुम्हारे लिए। सीता ने वो पेटी खोली। उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटी, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। यह सच्चाई ना तुमको पता है और ना ही गीता को। राजू को यह सच्चाई पता है। दरअसल तुम गीता की सगी बहन नहीं हो। जिस दिन गीता का जन्म हुआ, उसी दिन तुम्हारे पिता गांव के चौराहे से तुम्हें उठाकर लाए थे। पता नहीं कौन तुम्हें छोड़कर चला गया था। उस दिन से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे और गीता के बीच बिल्कुल भेदभाव नहीं किया, लेकिन तुमने बहुत गलत किया गीता के साथ। वो चिट्ठी पढ़कर सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। गीता, इसका मतलब तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। हाँ सीता, ये सच है। मानीराम भैया मेरे और काका के सामने ही तुम्हें उठाकर लाए थे। मैं उनकी सगी बेटी नहीं थी। फिर भी उन लोगों ने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया।
अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी सगी बेटी को छोड़कर उन्होंने मेरे नाम कर दी और मैं एक नंबर की मतलबी निकली। गीता बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन एक सवाल मुझे अभी भी खाए जा रहा है कि माँ ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर क्यों कर दी। इतने में वहां पर अचानक सुमित्रा की आत्मा प्रकट हुई। अरे माँ, आपकी तो मृत्यु हो चुकी थी, फिर आप अचानक यहाँ कैसे आ गईं? हाँ, मैं सीता। तुम्हें हमेशा लगता था कि मैं गीता को ज्यादा मानती हूँ, पर मैं और तुम्हारे पिताजी ने कभी तुम दोनों में भेदभाव नहीं किया। मेरे जाने के बाद भी तुम्हें कभी इस बात का एहसास ना हो कि तुम हमारी सगी बेटी नहीं हो। इसीलिए मैंने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर दी। ठीक, गीता हमारी सगी बेटी थी, हमारा खून थी, इसलिए हमें अच्छी तरह पता था कि उसे इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादाजी, किसी को भी धन का लालच नहीं था। हम सब लोगों की सेवा करने में भरोसा करते थे। माँ, मुझे माफ़ कर दो। सड़क से उठाकर आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया और मैं मतलबी निकल गई। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। इतने में वहां पर दरोगा साहब उसी चोर नरेंद्र को और जमींदार को पकड़ कर ले। सीता, ये आदमी 8 नंबर का फ्रॉड है। ये ऐसे ही लोगों की प्रॉपर्टी खरीदता है और पैसे भी चोरी करवा लेता है। तुम जैसे मासूम और भोले भाले लोगों से ही प्रॉपर्टी खरीदता है ये हमेशा। आज बड़े दिनों बाद ये पकड़ा गया इस चोर के जरिए। दरोगा साहब, मुझे माफ कर दो। मैं इनकी हवेली और सारी जमीन वापस कर देता हूँ। मुझे जेल में मत डालना। सीता बेटी, ये लो तुम्हारे जमीन के कागज। सब मैंने फिर से तुम्हारे नाम कर दिए हैं। दरोगा साहब से कहकर मुझे माफी दिलवा दो। दरोगा साहब, इसने मेरे अलावा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया होगा। इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसे बिल्कुल छोड़ना मत। तो दरोगा साहब उस चोर और जमींदार को गिरफ्तार करके वहां से चले गए। अब वो हवेली और जमीन फिर से सीता के नाम पर हो गई। मेरे बच्चों, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। उम्मीद है दोनों बहनें बिना किसी बंटवारे के आपस में मिलजुल कर रहोगी। माँ, मैं ये सारी ज़मीन गीता के नाम कर दे रही हूँ। फिर गीता चाहेगी तो मुझे अपने साथ रखेगी। अब मैं गीता की हर बात मानूंगी। सीता दीदी, मुझे भी यह बात नहीं पता थी कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, और मुझे जानना भी नहीं है। आप कल भी मेरी बड़ी बहन थी, आज भी मेरी बड़ी बहन हो और आगे भी रहोगी। इतने में सुमित्रा की आत्मा को मुक्ति मिल गई और वहां से गायब हो गई। उस दिन के बाद गीता और सीता उस हवेली में खुशी खुशी एक साथ रहने लगी।